हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर्स की। और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो मैंने कहा था कि अगर करंट अफेयर्स में बेहतर अपने आप को स्थिति में लाना है तो सबसे ज़रूरी होता है डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर पे काम करेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि अगर बीपीएससी में 30 या 32 प्रश्न पूछे जाते हैं या दारोगा में 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर आपका करंट अफेयर्स हो तो सबसे सटीक किताबें और सबसे सटीक चीज़ें वो हो जाता है आपका न्यूज़पेपर डेली का। और साथ ही साथ एक मैगज़ीन रखिए, जो मैगज़ीन आपका प्रतियोगिता दर्पण होता है या क्रॉनिकल होता है, कोई ना कोई होता है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और ये हमारा न्यूज़पेपर का जो निचोड़ है हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फैसला हुआ, हम लोग उससे बात करते हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन, देखिए यहाँ पे कहता है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन 2030 तक $1 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो कुछ इसमें हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे कहता है कि सरकार ने देश में हल्दी और इसके उत्पादों के विकास के साथ निर्यात बढ़ाने के लिए बुधवार को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट करेंगे कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी आपको दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। किसका? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की मंजूरी आपको दिया गया। और हम लोग बात करते हैं अगला। देखिए कहता है कि हल्दी के गुण के बारे में आप सभी को पता होगा। देखिए हमारे भारत में औषधीय गुण के लिए माना जाता है। अगर घरेलू अगर नुस्खा के बारे में बात करें तो बहुत ऐसा डिजीज होता है जो हल्दी में वो सारा गुण पाया जाता है उसे ख़त्म करने का, उसे निजात कर जाने का। और यही वजह है कि हमारे भारत में हल्दी पे लोग विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें औषधीय गुण ज़्यादा सर्वाधिक पाया जाता है। यही वजह था कि भारत सरकार ने इसके लिए एक अलग से बोर्ड का गठन की मंजूरी प्रदान कर दी। तो देखिए कहता है कि चिकित्सीय गुण को देखते हुए दुनिया भर में इसके व्यापार की काफ़ी संभावनाएं है। कहता है कि हल्दी के वैश्विक कारोबार में भारत की हिस्सेदारी अगर पूछा जाए तो कितना फीसदी हो जाता है, तो 62% से भी अधिक है, ये बता रहा है, ठीक है। पूरी दुनिया भर में भारत के बारे में पूछता है कि भारत की हिस्सेदारी बताइए तो कितना फीसदी है, तो 62% से भी अधिक बताया जा रहा है। कहता है कि सूचना और प्रसारण मंत्री जो अनुराग यहाँ पे ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी है। देखिए उन्होंने कहा कि सरकार ने 2030 तक, पूछा भी जा सकता है लक्ष्य की बात है, तो 2030 तक कहा जा रहा है कि हल्दी निर्यात को 1600 करोड़ रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 8400 करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना बनाई है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर वर्तमान में बात करेंगे तो 1600 करोड़ रुपए का यह व्यापार है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर बोर्ड का गठन हो जाता है तो इसके माध्यम से हम इसका जो कारोबार है 8400 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा क्या करेंगे, इसका लक्ष्य रखेंगे। और लक्ष्य रखने की बात अगर देखा जाए तो 2000 कितना होता है, 2030 हो जाता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और संबंधित उत्पादों के विकास एवं वृद्धि पर ध्यान देगा, ठीक है। कहता है कि अगर हल्दी बोर्ड की बात करें तो हल्दी बोर्ड का कुछ काम होता है, कुछ उद्देश्य होता है और कुछ प्रक्रिया होता है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हल्दी बोर्ड का काम क्या होता है, इसके विकास के लिए, इसके समृद्धि के लिए और इसके तरक्की के लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। कहता है कि यह बोर्ड अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हल्दी उत्पादों के क्षमता निर्माण और कौशल विकास में मदद करेगा। देखिए न्यूज़पेपर अगर कोई भी आदमी पढ़े, जैसे मानते हैं कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। अगर यहाँ से सवाल, जैसे माने कि आपने हेडलाइन देखा, तो हेडलाइन से कोई भी आदमी अधिकतर क्या होता है कि कोई भी मैगजीन हेडलाइन से अपना सवाल बना लेता है। लेकिन बात यह कि मैगजीन आप वही पढ़ते हैं जो वन लाइनर होता है, तो वन लाइनर से आपका करंट बेहतर नहीं होता। अगर हम लोग इस न्यूज़पेपर के अंदर में गहराई में जाकर अगर पढ़ते हैं तो सवाल यहीं से पूछा जाता है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे
एक बार समझेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेगी। और उसके बाद क्या होता है ना कि आपके करंट अफेयर्स और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और बात करें कि अगर आपका समसामयिकी अगर इतना सब समझ हो जाता है, पढ़ रहे होते हैं, तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, इसी में देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए कहता है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने, और ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी ने कहा कि हल्दी के लिए बोर्ड स्थापित करने का फैसला न सिर्फ तेलंगाना के किसानों को फ़ायदा पहुंचाएगा, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, असम, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। भारत से हल्दी का निर्यात प्रमुख रूप से बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया को होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि किसानों की जो सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, तो तेलंगाना को ही इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाता है, गुजरात हो जाएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इतने सारे जो राज्य हैं इनको क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा, तरक्की हो जाएंगे। और हल्दी के विकास और उत्पादन पे ये लोग ज़्यादा जोर देंगे। और कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा हल्दी का जो निर्यात हमारे भारत के द्वारा होता है, वो देखिएगा कहता है कि बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, और अमेरिका और मलेशिया को होता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु हम लोग पढ़ेंगे। कहता है कि तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया को मंजूरी मिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रक्रिया की मंजूरी आपको कहाँ पे और किस राज्यों में दिया गया, तो आप जल्दी बना देंगे अगर आप पढ़े हैं तेलंगाना तो। ठीक है, आप यहाँ से भी प्रश्न बनाते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में शमक्कला सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, और याद रखिएगा ये वाला हो जाता है तेलंगाना में कौन सा विश्वविद्यालय, तो ये होता है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो इसे आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसी में कुछ बिंदु और भी है। एक फैक्ट और भी देख सकते हैं, किराएदारी नियमों को मंजूरी। कैबिनेट ने अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन दीव के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किराएदारी नियमों को मंजूरी दे दी है, ताकि किसी परिसर को किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह, पारदर्शी परिस्थितिकी तंत्र बनाने के वास्ते एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके। हालांकि हम लोगों ने देखा विश्वविद्यालय ये इंपॉर्टेंट है, और जो हल्दी बोर्ड की बात है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप एक बार इसे भी पढ़ सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे कृष्णा जल अधिकरण की शर्तें मंजूरी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये जो कृष्णा जल विवाद अधिकरण के संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बीच जल बंटवारे को नियंत्रित किया जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कृष्णा जल अधिकरण की जो बंटवारे की बात हो रही है, किन दो राज्यों के बीच की विवाद का विषय है, तो आप बता सकते हैं कि दो विषय कौन हो जाते हैं, तो एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा और दूसरा तेलंगाना हो जाता है। पूछा जा सकता है ये सवाल आपसे, दोनों राज्यों में उन परियोजनाओं के लिए परियोजना वार आधार पर पानी आवंटित करेगा जो भविष्य के उद्देश्यों के लिए बनाई जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जलाशय परियोजना को मंजूरी की बात कर दिया जाए तो ऐसे ही प्रश्न अधिकतर देखिएगा, आजकल प्रश्न का संदर्भ भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमें सतही पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब न्यूज़पेपर से सवाल डायरेक्ट उठा करके पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी के प्रश्नों को देखेंगे तो जिन लोगों का एक साल तक अच्छा तैयारी होगा न्यूज़पेपर का, वो 30 में कम से कम 28-27 प्रश्न निश्चित तौर पे सही करके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास तथ्य है। देखिए कहता है यहाँ पे, जलाशय परियोजना को मंजूरी की बात अगर करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 2430 करोड़ रुपए की संशोधित लागत पर उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगर हम लोग उत्तरी कोयल जलाशय की बात करें तो इसका बात करेंगे संदर्भ और विस्तार की बात करेंगे तो झारखंड आपको बिहार हो जाता है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पैसों की बात यहाँ करेंगे तो 2430 करोड़ रुपए की संशोधित जो लागत है, इसको मंजूरी इस कैबिनेट में प्रदान किया है। पूछा जा सकता है किसके लिए, कौन सी मतलब जलाशय है, तो जलाशय परियोजना की बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना हो जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की बात है
और देखिए इस परियोजना के जरिए झारखंड और बिहार के 4 सूखाग्रस्त जिलों में 42,301 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई कराई जा सकेगी। किसके माध्यम से? उत्तरी जलाशय, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना है। इससे में कितनी रुपए की मंजूरी दिया गया इसके विकास के लिए, इसके तरक्की के लिए और इसके मतलब पुनर्निर्माण के लिए? तो याद रखिए 24 और 30 करोड़ रुपया हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड और बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पे बिहार के 4 क्षेत्र बताया है कि सूखाग्रस्त जिलों में 22,301 हेक्टेयर क्षेत्र जो है इससे सिंचाई की प्राप्ति इस कोयल जलाशय से मिल जाती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, बहुत VBI हो जाता है और बिहार के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है इसे पढ़ना। ठीक है, तो हम लोगों ने ये तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात हम लोग कर रहे थे। उसी में कहता है कि सरकार ने कहा कि नया विश्वविद्यालय ने केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को भी क्या करेगा? प्रदान करेगा। देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग भारत में, तो भारत में तेलंगाना की जो बात हो रही है, तेलंगाना राज्यों की बात किया जाए तो कहा जाता है कि भारत के लिए एक अलग पहचान मिलेगी। किसके लिए? तो जो शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब के विकास के लिए। और कैसा विकास? तो शिक्षा की गुणवत्ता और हाई जो एजुकेशन है उसके लिए ये बात किया गया है। ठीक है, कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा हो जाती है और साथ ही साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा, जिससे जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या हो जाएगा? तरक्की होगा, विकास होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसी में अगला हम लोग देखेंगे, ये हमारा पेपर का कटिंग है, आप लोग भी पढ़े होंगे। नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये बहुत ही VBI है। हमेशा एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, नोबेल से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही VBI हो जाता है। याद रखिए बहुत VBI है। और कहता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। पूछा जा सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, वो किस देश के थे? तो ये हो जाते हैं नॉर्वे के हो जाते हैं लेखक जो हैं, उनका नाम यहाँ पे देखेंगे जॉन फोसे हो जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं इसी में, क्योंकि हमने पेपर का कटिंग आपको दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, एक बार पढ़ते हैं इसको। देखिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ठीक है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार, ये भी याद रखिएगा हर क्षेत्र में मतलब नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो साहित्य और शांति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान कि अर्थशास्त्र से सवाल पूछे जाते हैं कि अर्थशास्त्र में किसको नोबेल प्राइज़ मिला गया, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला गया और रसायन के क्षेत्र में किसको मिला। तो ऐसे सवाल जो आते हैं आपसे पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नोबेल से एक सवाल पूछा जाता है। इसलिए साहित्य की अगर बात कर दिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे के लेखक होते हैं जिनका नाम है जॉन फोसे को, उनके अभिनव नाटकों और कहानियों के लिए दिया गया। स्वीडिश अकादमी के अस्थायी सचिव और मैंटेस गॉल्म में यह घोषणा की है। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी में आपको ये बात पता है कि अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़ी गई जो उनकी विरासत है, उनकी जो संपत्ति है, उसी के समझी की जो ब्याज मिलता है, उसी के ब्याज से नोबेल पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नोबेल पुरस्कारों में $10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा। अगला हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा आपका मटेरियल, सारा का करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर में मिलता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम इसलिए कटिंग आपको बता रहे हैं ताकि आप भी इसी तरीके से पढ़िए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहता है कि मजलूमों की आवाज़ बनी नरगिस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, किसको मिला शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये नरगिस को मिलता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तो नरगिस को दिया जाता है। इनके कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए यही है नरगिस, ठीक है, इन्हीं को मिला है और ये ईरान की रहने वाली हैं। ये मानव की एक कार्यकर्ता होती हैं और इन्हीं को ये शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। इसी में देखते हैं, देखिए ईरान की मानवाधिकार कहा कि ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। पूछा जा सकता है कि जिस इंसान को नोबेल शांति पुरस्कार मिला वो किस देश से ताल्लुकात रखते हैं, तो ये बताइएगा ईरान हो जाता है।
ठीक है, पूछा जा सकता है कि जिस इंसान को ये शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र के लिए मिला, तो ये मानवाधिकार के कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही ज़्यादा तरक्की किया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया मानव को लेकर के, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, उन्हें यह सम्मान ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये उनका क्षेत्र है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी तमाम जो समय था उन्होंने इसी उत्पीड़न में, जैसे मानते हैं आप लोगों ने ये देखा कि महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये ज़िंदगी भर आवाज़ उठाते रह गई। और दूसरी बात यह है कि मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी ने शुक्रवार को उनके नाम की, अगला देखेंगे हम लोग, उनके नाम की घोषणा की है। तो ये बात तो आपको पता हो गया कि नोबेल का शांति पुरस्कार किसको दिया गया। तो नोबेल का शांति पुरस्कार हम लोग देखेंगे नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, और ये कहाँ की रहने वाली है, ईरान की रहने वाली है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए। देखिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, बट एक बार देख लीजिए आप। देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने गत चैंपियन जापान को एक तरफा फाइनल में, ठीक है, 5-1 से हराकर 9 साल बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। इसलिए बहुत ही VVI हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे यहाँ पे कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चैंपियन किसको, तो जापान को एक तरफा फाइनल में 5-0 से हराकर 9 साल के बाद एशियाई खेलों में, पूछा जा सकता है आपसे कि एशियाई खेलों का विजेता कौन रहा है, तो भारत हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि किसको हरा करके इस पदक को हासिल किया, तो याद रखिए ये जापान को हराया था। ठीक है, किसको हराया था, तो ये जापान को हराता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि फाइनल में कितने से हराया, तो 5-1 से हराया। और देखिए 9 साल के बाद भारत ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि इस टीम के साथ पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाइड कर लिया है, और हांगजाओ में 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने एक तरफा जीत पाई है। क्रम पूछा जाता है आपसे कौन सा, तो 19वां ऑप्शन दे देगा, 17, 18, 19, 20। तो याद आपको रहेगा कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने विजेता बना और भारत ने इस चीज़ को जीता, तभी आपसे बन पाएगा। अगला देखिए, कहता है टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारत ने पहली बार 2014 में यूचेन खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि पिछली बार जकार्ता में टीम को कांस्य से संतोष करना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि मौजूदा टीम में से सिर्फ पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह और गोलकीपर पियास रिजेश का ही यह दूसरा स्वर्ण है जो 2014 की टीम का हिस्सा थे। भारत ने हॉकी में इससे पहले 1966 में और 1998 बैंकॉक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, दक्षिण कोरिया ने मेजबान चीन को 2.10 से हराकर कांस्य पदक जीता, और भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह 32वां और 59वां मिनट, अभिषेक 48वां मिनट, रोहित, इतना सारे चीज़ है। बल्कि ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, हम लोगों ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जो हम लोगों ने देखा, जो जापान को हरा करके भारत जीतता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला हम लोग इसी में देखेंगे। देखिए, एशियाई खेलों में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन होता है। तो यहाँ पे जो 21 पदक है, अभी के पेपर पढ़ेंगे उस दिन का हो रहा था। ठीक है, इसलिए 21 पदक आपको दिखेगा। तो न्यू में देखेंगे तो 100 से 81 है, तो 100 पार कर गया है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेंगे आगे। और यहाँ पे देखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है। देखिए, नीरज चोपड़ा को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको बोलते हैं गोल्डन बॉय। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि गोल्डन बॉय के नाम से कौन जाना जाता है, तो नीरज चोपड़ा। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो 88.88 मीटर करते हुए भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। वहीं दूसरे भारतीय किशोर जेना ने 87.54 मीटर के साथ रजत पदक जीता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रजत पदक। ठीक है, कौन, तो किशोर जेना ने। देखिए, तीरंदाज में जो सोना की बात हो रही है, ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम्स स्पर्धा में सोने पर निशाना लगाया। मौजूदा खेलों में यह चौथा पदक है। यह देश का तीरंदाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको अच्छा से शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ब्लैक इसका कवर हो गया, स्कैन करने में ये दिक्कत हो गया, बट हम आपको बताते हैं। देखिए, एथेनॉल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना भारत। यहाँ पे देखेंगे एथेनॉल ईंधन पर केंद्रित कर शुरुआत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। ठीक है, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में जैव ईंधन एथेनॉल में चलने वाली पहली बार टोयोटा हाइकाई की लॉन्च किया है। तो देखिए, एथेनॉल को हम अलग से एथेनॉल से संबंधित आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि G20 में भी अगर बात करें तो हमारे देश में इसको बढ़ाने की बात किया जा रहा है, और साथ ही साथ एथेनॉल से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग से आपको बिहार के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में आपको अलग से बताएंगे। सारा का सारा आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम अभी देख रहे हैं नोबेल का। ठीक है, ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। कहता है कि QLED जो तकनीक है, ठीक है, QLED जो तकनीक है, बनाने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अमेरिकी मूल के, पूछा जा सकता है किस मूल के, तो अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक माउंडी बोबेंडे, लुइस ब्रूस, ठीक है, और एलेक्सी एकिमो को इस साल रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 3 लोगों को क्या मिला, नोबेल का पुरस्कार मिला है। ठीक है, 3 लोगों को दिया गया है। और देखिए, कह रहा है कि अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक माउंडी बोबोडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमो को इस साल का रसायन के क्षेत्र में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने यह सम्मान क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके विकास के लिए दिया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि रसायन के क्षेत्र में किनको नोबेल का पुरस्कार मिला। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति को आप देख रहे हैं, ये आपको अमेरिकी मूल के हैं और इनका नाम याद रखेंगे तो ये माउंडी बोबेडी हो जाते हैं, लुइस ब्रूस हो जाते हैं, और ये हो जाते एलेक्सी एकिमो हो जाते हैं। पूछा जा सकता है कि नोबेल ये रसायन का जो पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो याद रखिएगा क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके विकास के लिए यह सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और तीनों नाम जरूर याद रखिएगा, माउंडी, ये देखिएगा, माउंडी बावेंडी होते हैं और लुइस ब्रूस हो जाएंगे, एलेक्सी एकिमो नाम रहता है ये तीनों लोगों का। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि रसायन के क्षेत्र में आप लोगों ने देखा नोबेल प्राइज़ मिला, आपने साहित्य के क्षेत्र में देखा नोबेल प्राइज़ मिला, आपने शांति के क्षेत्र में देखा नोबेल प्राइज़ देख लिया आप लोग। अगला हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग देखेंगे, देखिए ये भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा है क्योंकि न्यूज़पेपर की बात करें तो हम लोग थोड़ा सा डिफली ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, अमेरिका में अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी सुनक ने दी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखेंगे, अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी में रासबीसे शहर में 8 अक्टूबर को अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक ने उद्घाटन से पहले BAPS स्वामी नारायण संस्था और इस पहल में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं दी है। ठीक है, कहाँ पे होगा, तो न्यू जर्सी में इसका उद्घाटन किया जाएगा। किसका, तो अमेरिका में अक्षरधाम जो मंदिर बन रहा है उसका उद्घाटन की बात चल रही है। अगला हम लोग देखेंगे, विश्व बैंक ने विकास दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है। ठीक है, अगर आपके पास पेपर हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। विश्व बैंक ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.3% पर बरकरार रखा है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा 6.3% पर क्या हुआ, बरकरार रखा है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिहार की एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, गर्व, संयुक्त राष्ट्र में भाषण देगी किशनगंज की रोशनी परवीन। किशनगंज की बात कर दी जाए तो ये आपके बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जिसका सीमा की बात अगर कर दिया जाए तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो नेपाल से सटती है और दूसरा पश्चिम बंगाल के साथ सटती है।
ठीक है। और किशनगंज की बात कर दी जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा भी आपको किशनगंज में ही होता है। और बात कर रहे चाय की खेती का, तो सर्वाधिक चाय की खेती आपको किशनगंज में ही मिलता है। बात यहाँ पे करें तो किशनगंज की बेटी सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम रोशनी परवीन है, आगामी माह में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाले विश्व युवा सम्मेलन 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, यही है आपका जिनका नाम क्या रहता है, रोशनी परवीन नाम रहता है इनका। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस युवा सम्मेलन में 6 युवाओं का चयन पूरे विश्व भर में हुआ और रोशनी भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र प्रतिभागी होगी। ठीक है। और 16 नवंबर 2023 को जेनेवा में यंग एक्टिविस्ट समिट में बतौर स्पीकर देंगी भाषण। ये बहुत बड़ी बात है। युवा सम्मेलन में पूरे विश्व से मात्र 6 स्पीकर का किया गया चयन। भारत से एकमात्र रोशनी का हुआ चयन। कई वर्षों से बाल सुरक्षा के मुद्दे पर यह काम कर रही है। पूछा जा सकता है तो बाल सुरक्षा के मुद्दे पर यह काम कर रही है, जिसके वजह से इनको इतना सम्मान दिया गया। ठीक है, तो जरूरी इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बीबीआई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। जनवरी से बाल संरक्षण के मुद्दे पर काम कर रही है रोशनी। देखिए, शुरुआत में रोशनी चाइल्ड लाइन व यूनिसेफ के साथ जुड़कर काम कर रही थी। अब जनवरी 2023 से स्वतंत्र रूप से बाल संरक्षण के मुद्दे पर सक्रियता से कार्य कर रही है। इन्होंने बाल विवाह को रोकने, ड्रॉप आउट बच्चियों को स्कूलों से जोड़ने में काफ़ी मेहनत की है। रोशनी बताती है कि शुरुआत में तो बाल विवाह को रोकने के मुद्दे पर उन्हें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लोगों के ताने सहने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा दिया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी का नतीजा है कि आज उनकी उड़ान जेनेवा तक पहुंच गई। एक गरीब परिवार से निकली रोशनी बताती है कि विश्व युवा सम्मेलन में आमंत्रण से पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के DVD.WIT प्रतिनिधि के तौर पर एक टीम किशनगंज जाकर उनका फीडबैक भी लिया था। इस दौरान टीम ने यहां के जिला कल्याण पदाधिकारी, महिला हेल्पलाइन सहित गाँव के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जाकर बच्चियों से भी बातचीत की थी। गाँव की महिला से भी जानकारी उन्होंने हासिल किया था। ठीक है, किनके बारे में, तो रोशनी परवीन के बारे में, और उन्होंने जो काम किया आपको ये दिख गया। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला, जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, एक नाम देखते हैं, मोंगी वेवेंडी, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमो साझा करेंगे इस आविष्कार की मदद LED लाइट में भरे गए रंग। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, इसके पहले भी हमने आपको बताया। चलिए अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देश की सबसे साफ नदी जिसका नाम है उमनगोत नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, कहता है कि देश की सबसे साफ नदी उमनगोत, मेघालय की उमनगोत नदी कि कहाँ की, तो मेघालय की उमनगोत नदी देश की सबसे साफ नदी है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, मेघालय की कहता है कि उमनगोत नदी देश की सबसे साफ नदी है। कहता है यहाँ पे कि पानी इतना साफ है कि नॉर्वे कांच पर तैरती सी नज़र आती है। नावें जो है कांच पर तैरती सी नज़र आती है। यह शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे के बीच में बहती है। ठीक है, कहाँ की नदी है, तो मेघालय की नदी हो जाएंगी। ठीक है, इसके बारे में कहता है, लोग इसे पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है कि लोग इसे पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग भी कहते हैं इस नदी को। इस नदी का नाम है उमनगोत नदी, और ये नदी आपको बहती है कहाँ पे, मेघालय में। और उमनगोत नदी के बारे में ये कहा जा रहा है कि देश का सबसे साफ क्या है, ये नदी है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इस सफाई की वजह यहाँ रहने वाले खासी आदिवासी समुदाय की उनके पुरखों के समय से चली आ रही परंपरा है। सफाई उनके संस्कारों में है। बुजुर्ग सफाई की निगरानी करते हैं। ठीक है, कौन सा आदिवासी है, तो ये खासी आदिवासी की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, खासी आदिवासी याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि लंदन में शुरू हुआ महाभारत का समकालीन नाट्य मंचन। कहाँ पे, तो लंदन में। आगे हम लोग देख लेते हैं, लंदन में रविवार को, देखिए, लंदन में रविवार को महाभारत का समकालीन नाट्य मंचन शुरू किया गया। इसमें कई भारतीय संगीत व नृत्य कला प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसी में। देखिए, लगातार चौथी बार
लगातार चौथी बार रेपो रेट की अगर बात कर दिया जाए तो 6.5% पर बरकरार है। देखिए कर्ज की किस्त महंगाई पर जस की तस लगी हुई है। यहाँ पे हम कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे। देखिए शशिकांत दास ने कहा कि एमपीसी के सभी 6 सदस्यों ने परिस्थितियों पर गौर करने के बाद आम सहमति से रेपो दर को 6.5% पर कायम रखने का फैसला किया। और शशिकांत दास को आप जानते हैं, ये आरबीआई के गवर्नर हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को लगातार चौथी बार नीतिगत दर पर रेपो दर की बात करें तो 6.5% पर बरकरार रखा और खुदरा मुद्रास्फीति की अब भी लक्ष्य से ऊपर रहने के बीच केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। ठीक है, तो ये जो आपको रेपो रेट की बात हो रही है, ये 6.5% पर उनकी कंपनी ने इस बात को स्वीकार किया। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे कहता है कि भारतवंशी छात्रा चुनी गई मिस टीन अमेरिका चुनी गई। और यहाँ पे देखिए कि भारतवंशी छात्रा उमा शोफिया श्रीवास्तव को, नाम भी देख लीजिए, इनका नाम रहता है भारतवंशी छात्रा उमा शोफिया श्रीवास्तव को मिस टीन यूएसए 2023 का ताज पहनाया गया। अमेरिकी राज्य नेवादा में एक लाइव स्ट्रीम प्रतियोगिता में 50 से अधिक लड़कियों ने हिस्सा लिया था। उमा शोफिया ने पिछले सप्ताह खिताब जीतने के बाद इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर लिखा, यह सच है, मैं बहुत आभारी और सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि मैं पहली मैक्सिकन भारतीय, पहली न्यू जर्सी आपकी मिस टीन यूएसए 2023 चुनी गई हूँ। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला देखिएगा, खगोल भौतिकी के क्षेत्र में मेघनाद शाह ने दिया था अहम योगदान। खगोलीय वैज्ञानिक मेघनादा शाह का जन्म 1893 में आज ही अविभाजित भारत के ढाका और बांग्लादेश में हुआ था। देखिए 1917 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1919 में आयनीकरण सिद्धांत विकसित कर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया। 1927 में लंदन में रसायन सोसाइटी के सदस्य बने और 1934 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भौतिकी विज्ञान विभाग और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में परमाणु भौतिकी संस्थान जैसे कई वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण में भी योगदान दिया। ठीक है, ये देख लेंगे आप लोग। अगला हम लोग देखते हैं, चित्तरंजन त्रिपाठी बने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक। नियुक्ति में भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति की बात करें तो देखिए चित्तरंजन त्रिपाठी होते हैं ये देखिए आप, चित्तरंजन त्रिपाठी यही हो जाएंगे आपको। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो विद्यालय होता है उसके निदेशक इनको बनाया गया है। देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको एनएसटी बोलते हैं, ठीक है, एनएसटी बोलते हैं, जहाँ से आप बहुत सारे एक्टर लोग स्टडी करके जाते हैं, तो को 5 वर्षों बाद पूर्णकालिक निदेशक मिला है। अभिनेता व निर्देशक चित्तरंजन त्रिपाठी को एनएसडी के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पद को संभालने वाले पहले वह ओडिया होंगे। मूल रूप से ओडिया में चांदबली के रहने वाले चित्तरंजन दास ने हैदराबाद विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में एमए की डिग्री पूरी की है। बस इतना जानिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक बने हैं जिनका नाम है चित्तरंजन त्रिपाठी, और ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो उड़ीसा के हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, ऐसे प्रश्न आपको एकदम रट लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ये बहुत ही VBI आपके लिए हो जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि भौतिकी की नोबेल समिति की अध्यक्षता ईवा ओल्सन ने कहा कि अब हम इलेक्ट्रॉन की दुनिया का दरवाज़ा खोल सकते हैं। एटोसेकंड भौतिकी हम उन तंत्रों को समझाने का अवसर देती है जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा शासित होते हैं। अगला कदम उनका उपयोग करना और इससे भौतिकी के नए राज खुलेंगे। पुरस्कार राशि की तो ये देखते हैं हम लोग 3 आदमी की यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए पियरे अगस्टिनी नाम होता है इनका, और फ्रांसिस क्रॉस नाम होता है, और एने लुई नाम हो जाता है। ठीक है, और प्रकाश की बेहद छोटी तरंगें उत्पन्न की गई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं अमेरिका के होयो यूनिवर्सिटी अगस्टिना लगातार फाइट फल्स में बनाने, और उसका नाम, ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कोरोना का टीका बनाने वालों को चिकित्सा का नोबेल दिया गया। ठीक है, तो कोरोना का टीका बनाने वालों को चिकित्सा का नोबेल दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये VBI हो जाता है हम लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए कहता है कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार से ही शुरू हो गई।
कोरोना रोधी टीके का फार्मूला तैयार करने वाले वैज्ञानिक कैटालिन कारिको ड्रू बिशमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, किसको? कैटालिन कारिको और ड्रू ब्रिशमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA तकनीक के टीके का विकसित किए, जिनके जरिए हम महामारी के दौर में अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रख सके। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में इनको प्राइज मिला। वैज्ञानिक का नाम है कैटालिन कारिको और ड्रू ब्रिशमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में यह नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं किस वर्ग की कितनी संख्या है, प्रतिशत की बात अगर करें तो। ठीक है, अगर आप जातीय जनगणना पढ़े होंगे तो उसी जातीय जनगणना का कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कहता है किस वर्ग की कितनी संख्या है प्रतिशत में अगर देखें तो देखिएगा अनारक्षित वर्ग की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो अनारक्षित वर्ग की अगर बात करें तो 15.52% हो जाता है। ठीक है, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर दी जाए तो 36.01% हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग अनुसूचित जाति की बात कर दें तो देखिएगा 19.65% हो जाता है, और अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर दें तो 1.68% हो जाता है। उसके बाद हम लोग पिछड़ा वर्ग की बात कर दें तो 27.12% हो जाता है, और ये परसेंटाइल में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग दिखाया जा रहा है और सबसे कम आपको अनुसूचित जनजाति की परसेंटाइल दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि अगर हिंदुओं की बात करें तो 81.99% हो जाता है। उसमें देखेंगे यहाँ पे तो मुस्लिम की आबादी 17.70% हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आइए और कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर दिया जाए तो 4,70,80,514 इनकी जनसंख्या बताई जा रही है, और पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 3,54,63,936 बताई जा रही है। और अनुसूचित जाति की अगर जनसंख्या की बात करें तो 2,56,89,820 हो जाता है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 21,99,361 हो जाएगा। और अनारक्षित की बात कर दिया जाए तो 2,91,91,679 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो देखिएगा हिंदू की बात करें तो यहाँ पे 81.99% दिखाया जा रहा है। मुस्लिम की बात करें तो 17.70% के लमसम बताया जा रहा है। और ईसाई की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा 0.576% हो जाता है। ठीक है, कोई धर्म नहीं, मतलब इतना परसेंट हो जाता है। तो ये सब दिखाया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं भविष्य में दूसरी पीढ़ी तकनीकी। देखिए सबसे बड़ी बात है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में महारत्न कंपनियों की सूची में जो आपको 13 नाम मिलता है, 13 नाम के बारे में चर्चा कर दिया जाए, और 13 का 13 आपको याद रखना होगा, इसको ध्यान में रखना होगा। तो हम लोग बात करें यहाँ पे पहला की अगर बात करें तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हम लोग बोलते हैं, जिसको भेल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात कर दी जाए तो जिसको BPCL के नाम से जानते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर दिया जाए तो CIL के नाम से हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात कर दें, जिसको हम लोग गेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात कर दिया जाए तो HPCL के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तो IOCL के नाम से जानते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो NTPC हो जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस की बात करें तो ANGC हो जाता है। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो PGCIL हो जाता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो सेल हो जाएगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो PFC हो जाता है। और ग्रामीण विद्युत निगम की बात करें तो PFC हो जाएगा। और ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात कर दी जाए तो OIL हो जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये भारत की कितना है महारत्न कंपनियां हैं, जिनकी संख्या कितना हो जाता है 13 हो जाता है। कम से कम इसे याद रखिएगा ताकि आपको जब भी पूछे तो कम से कम ये बना दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारी तेज की है। गगनयान, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण से उत्साहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम इसरो है,
गगनयान मिशन की तैयारी तेज कर दी है और इसरो इस महीने के अंत में परीक्षण के लिए विकसित यान से अंतरिक्ष यात्रियों को निकालने की प्रणाली क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण करने की योजना बना रही है। याद रखिए, कौन सा? क्रू एस्केप सिस्टम। इसी महीने होगा क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण। ठीक है, इसको पढ़िएगा, अभी आने वाला है। ठीक है, पूरे डिटेल्स में। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन। और याद रखिएगा, ऐसे सवाल जो होता है, अगर आप 69 बीपीएससी का मेंस देने के लिए अगर तैयार हैं तो ऐसे सवाल साइंस टेक में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और देखिए, कहता है कि अंतरिक्ष में भारत बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए, चंद्रयान 3 के मिशन की कामयाबी के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने स्पेस स्टेशन के लिए इसरो की योजना का खुलासा किया। इसके चीफ एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू में शुक्रवार को कहा कि भारत अगले 20 से 25 सालों में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा गगनयान प्रोग्राम अंतरिक्ष में मानव उड़ान क्षमता की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद भारत अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के निर्माण को देख सकेगा। इसरो चीफ ने कहा कि गगनयान मिशन को 2021 में लॉन्च करने का लक्ष्य था, लेकिन कोविड-19 महामारी की वजह से चलते ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पाया। कोविड-19 महामारी की वजह से गगनयान मिशन का लॉन्च करने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया। इसरो चीफ एम सोमनाथ बताया कि गगनयान के बाद इसरो का अगला कदम अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाना ही होगा। इसके बाद फिर भारत का अगला लक्ष्य चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन भेजना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बहुत स्पष्ट योजना है जिसके अनुसार भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वह स्वतंत्र रूप से काम करेगा। हालांकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से आकार से छोटा होगा। इसरो प्रमुख ने कहा कि उनसे पहले इसरो प्रमुख के शिवान का सपना था कि अंतरिक्ष में हमारा स्पेस स्टेशन सूक्ष्म प्रयोग करेगा। पूर्व इसरो चीफ ने कहा था कि हम एक छोटा मॉड्यूल लॉन्च करेंगे अगर इसका इस्तेमाल माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाएगा। कि शिवान के कहा था कि भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल पर्यटन के लिए, वहाँ पर इंसानों को भेजना नहीं है। बता दें कि इस समय धरती से 400 किलोमीटर ऊपर 5 देशों के संयुक्त उपक्रम से के अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन काम कर रहा है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बैडमिंटन में चिराग सात्विक ने रच दिया इतिहास। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 61 साल में पहली बार पुरुष युगल में जीता कौन सा? तो स्वर्ण पदक। देखिए, एशियाई खेलों के बैडमिंटन में पुरुष युगल स्पर्धा में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक सराई रैकी रेड्डी की जोड़ी ने इतिहास रच दिया। भारतीय जोड़ी में सेमीफाइनल में दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 2-0 से हराकर क्या किया? सोना हासिल किया। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सात्विक की जोड़ी ने किसको हराया? तो याद रखिए, दक्षिण कोरियाई के जोड़ी को इसने हरा करके क्या किया? गोल्ड पे कब्जा जमाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है। और यहाँ देखेंगे हम लोग पद तालिका, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगर हम लोग बात करें पद तालिका में, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो तालिका में प्रथम स्थान की अगर बात कर दी जाए तो आपका चीन हो जाता है, जो सबसे ज़्यादा यानी कि 356 इसने क्या किया? इसने पदक को हासिल किया। और बात कर दे तो चीन ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीता 188, रजत की बात कर दे तो 105 हो जाएगा, और उसके बाद कांस्य की बात कर दे तो 63 हो जाता है। कुल पदक इन्होंने 356 जीता। बात हम लोग करते हैं, दूसरा जापान हो जाता है, तीसरा दक्षिण कोरिया हो जाता है, और सबसे जो VVI इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो चौथा स्थान हासिल किया किसने? भारत ने किया। और भारत ने गोल्ड कितना जीता? 28 जीता है। और रजत की बात कर दिया जाए तो 38 हो जाता है, और कांस्य की बात कर दिया जाए तो 41 हो जाता है। इस तरह से कुल पदकों की संख्या भारत के पास 107 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद स्थान आपको उज्बेकिस्तान कहा जाएगा, उसके बाद चीनी ताइपे कहा जाता है, उसके बाद आपका उत्तर कोरिया कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि तालिका के बारे में आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे भारत पहली बार 100 से ज़्यादा पदक जीतने में कामयाब। 28 गोल्ड समेत 107 मेडल। एशियाई गेम्स में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ जो आपने देखा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिए आप, भारतीय खिलाड़ियों ने देश को दिवाली का एडवांस गिफ्ट दे दिया है। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत 100 से ज़्यादा पदक जीतने में कामयाब हो पाया। इंपॉर्टेंट है, बीते कुछ दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने अपने खून पसीने और कड़ी मेहनत से 107 पदकों के जादुई आंकड़े को छूकर 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए नई उम्मीद जगाई है।
ठीक है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है देखिए 2024 में जो ओलंपिक होगा कहाँ पे होगा, तो पेरिस में हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एशियाई जो खेल है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाड में पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि भारत ये जो है उसके बाद एक और मौका नहीं मिलेगा। पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बात देख लीजिए। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। अगर आपको दरोगा दे रहे हैं या बिहार एसएससी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, क्योंकि खेल से एक सवाल पूछे जाएंगे। और कबड्डी के फाइनल में भारत ने ईरान को हराकर जीता गोल्ड, याद रखिएगा। कबड्डी के फाइनल की बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, कबड्डी के फाइनल में भारत ने ईरान को हरा करके गोल्ड जीता। तो आपको ये बात पता होगा कि बिहार का राजकीय खेल आपको कबड्डी हो जाता है, और बात अगर राष्ट्रीय खेल का हो तो हॉकी हो जाता है। देखिए कबड्डी के क्षेत्र में अगर इसने गोल्ड जीता तो पूछा जा सकता है कि भारत ने किसको हराया, तो याद रखिएगा ईरान को हरा करके इसने क्या किया, हासिल किया इस पदक को। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। देखिए इंटरनेट सेवा के लिए अमेज़ॉन ने लॉन्च किया सैटेलाइट। किसके लिए? इंटरनेट सेवा के लिए अमेज़ॉन ने लॉन्च किया क्या, सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा विगत कुछ वर्षों में 3236 और उपग्रह तैनात करने और वैश्विक स्तर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश करने पर विचार कर रही है अमेज़ॉन। ठीक है, तो अमेज़ॉन ने ये अपना लॉन्च किया है, देख लीजिए यहाँ पे। अमेज़ॉन की बात करें तो एलन मस्क के स्टारलिंक की तरह इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए अमेज़ॉन ने 2 कुइपर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक क्या किया, लॉन्च किया है। कंपनी अगले कुछ वर्षों में 3236 और उपग्रह तैनात करने और वैश्विक स्तर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट की पेशकश करने पर क्या कर रही है, विचार कर रही है। इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, और यहीं पे हमारा ये सेशन होता है, समाप्त हो जाता है। इस तरीके से न्यूज़पेपर का कटिंग भी आपके सामने हमेशा आते रहेगा, और जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें पढ़िए। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर सबसे पहला ज़रूरी काम ये होता है कि आप पढ़ते क्या हैं। आपके पास पेपर में बहुत सारा चीज़ रहता है कि आपको छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरीके से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आप भी एक्सपर्ट हो सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।